मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 पेश करते हुए कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की है। गहलोत के इस फैसले का असर प्रदेश के करीब 3 लाख उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो इस वक्त सरकारी सेवा में हैं। सरकार के इस फैसले पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करे, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। इसलिए 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। राज्यों के अंदर हालात देखे हम लोगों ने, तो मैं समझता हूँ ये वापस सोचना पड़ेगा सबको ही कि एक कर्मचारी उम्मीद करता है कि मैं 35 साल की सर्विस के बाद में मेरा कम से कम ओल्ड एज मेरा सिक्योर हो जाए। कोई पेंशन, फिर डीए साल बढ़ता है उसकी पेंशन के, तो पुरानी पेंशन जो है इसीलिए वो किया गया कि जिससे कि वो वापस सिक्योर हो जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले का प्रस्ताव फिलहाल सरकार पर अभी आर्थिक रूप से नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2004 या इसके बाद में सरकारी सेवा में आए कर्मचारी 2030 या इसके बाद रिटायर होंगे। लेकिन सीएम गहलोत ने पुरानी पेंशन बहाल कर देश की अन्य सरकारों को सोचने पर विवश कर दिया है कि ये बड़ा मुद्दा है जिसको हल कर कर्मचारियों का विश्वास जीता जा सकता है। इससे पहले हाल ही में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की थी, लेकिन इस बीच सीएम गहलोत ने बजट में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम की सौगात देकर सपा को पीछे छोड़ दिया। सीएम गहलोत के इस कदम से कांग्रेस को भी लगता है कि वो कर्मचारियों को साथ लेकर आगे बढ़ सकती है। इसलिए दिल्ली में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे देश का मुद्दा करार दिया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये मांग करते हुए कि जिस तरीके से राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को रिवाइव किया है, वैसे ही केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकारें तुरंत प्रभाव से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का मतलब सरकार की जिम्मेवारी है कि वो पेंशन पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को मिले। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित विपक्षी दल के नेताओं का कहना है, इस फैसले का सरकार के खजाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2004 में लगने वाले कर्मचारी 2030 बाद रिटायर होगा। ऐसे में ये केवल थूथी घोषणा है। अध्ययन करने के बाद कह सकता है कितना वजन आने वाला। आज इनको अगर ये बता दे अभी प्रेस को कि आपको 2004 की पेंशन स्कीम लागू करने के बाद आपको कितना वजन आएगा, कितना पैसा देना पड़ेगा और उस पैसे की व्यवस्था आपने कहां से की, तब तो आपकी बात में कोई दम है। आपने तो खाली घोषणा करके दूसरों के ऊपर छोड़ दी, क्योंकि आप तो चले जाओगे, करने वाला कोई दूसरा आएगा, तो आपको क्या इसमें जोर आ रहा है। बहरहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फैसले की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। इससे पहले देश की तत्कालीन एनडीए सरकार ने वर्ष 2004 में देश के सभी सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद की थी। इसकी जगह कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम शुरू की है। लेकिन अब मुख्यमंत्री गहलोत ने बड़ा दांव चलते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने वाले स्टेट में राजस्थान को पहले नंबर पर ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, राजस्थान में बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दरमियान बजट जब 23 तारीख को पेश किया गया, 23 फरवरी को, तो यह माना जा रहा है कि कर्मचारियों को खुश करने के लिए अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक है। पेंशन बहाली, संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाना और निगम बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनको 7th पे कमीशन और वेतन कटौती का लाभ जो पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया था उसे वापस। पेंशन को बड़ी बात माना जा रहा है। एनडीए गवर्नमेंट ने बंद किया, यूपीए सरकार ने फिर इसमें एक क्लोज जोड़ करके और इसमें कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम चालू की और सभी राज्यों ने इसे बंद कर दिया था। लेकिन अब राजस्थान पहला राज्य बना है जिसने ये स्कीम वापस से चालू की है। हालांकि इसका बेनिफिट 2030 से मिलेगा,
लेकिन बड़ी बात यह है कि यही स्कीम लागू करने के लिए अखिलेश उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका वादा कर चुके हैं। तो चले कर्मचारियों को क्या बेनिफिट मिलेगा, तमाम पहलों को लेने की कोशिश करेंगे। और 2023 के चुनाव से इसे जोड़ा जा रहा है, क्या उसका बेनिफिट मिल पाएगा? हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं राजेंद्र मेघवाल जी, हमारे साथ कांग्रेस से हैं, सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ भाजपा से हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ में जुड़ेंगे जो कर्मचारी नेता हैं। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। इसे मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है कि कर्मचारियों को साधने की कोशिश कर रही है सरकार। देखिए योगेंद्र जी, मास्टर स्ट्रोक तो हम इसको नहीं मानते, क्योंकि ये हमारा मतलब बहुत पुराना वादा भी था और हमने जो कि सरकार के सामने ये मांगे काफी समय से विचाराधीन भी थी। तो 2004 के बाद में नियुक्त होने वाले सभी कर्मचारियों के पूर्ववर्ती जो एनडीए की सरकार थी अटल जी के नेतृत्व में, उसने कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी थी। तो उसके बाद में पूरे देश के अंदर पेंशन के ऊपर ये हो गया था। और इसमें नई पेंशन स्कीम के अंदर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और कॉन्ट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड के तहत जो पैसा कटता था, और उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में उनको कुछ भी सुविधाएं नहीं, और उनका जो पैसा था जो मार्केट के अंदर लगाया जाता था, जिसके अंदर बड़ी अनिश्चितता रहती थी कि क्या वो पैसा उस वक्त तक इतना होगा या बचेगा कि नहीं बचेगा। और रिटायरमेंट के टाइम में 60% उनको ग्रेच्युटी के रूप में मिल जाता था और उसके बाद 40% को वापस मार्केट में लगाकर उसकी पेंशन की उसमें, या तो वो पेंशन बहुत ही नॉमिनल होती थी। तो कर्मचारी संगठनों की लगातार ये मांग थी कि भाई हमें इस तरीके की पुरानी पेंशन दी जाए। आपको पता होगा दो चीजें चल रही है, ओपीएस और एनपीएस। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम। तो ये बहुत चल रहा था। आपको याद होगा बजट सत्र के दौरान भी जो कर्मचारी संगठनों ने विधानसभा के समक्ष मांग रखी थी, मतलब उन्होंने प्रतिनिधियों ने कहा था कि साहब हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तो हमारे लोक कल्याणकारी जो योजनाएं है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो संवेदनशीलता से फैसले लेते हैं कर्मचारियों के हित में, उन्होंने कर्मचारियों की जो बहुत पुरानी मांग थी जिसमें उनको सामाजिक सुरक्षा या रिटायरमेंट के बाद में जो उनके आश्रितों को जो पेंशन मिलती है, उस पेंशन को बहाल करने का जो फैसला किया, वो हमारा अपना समाज के प्रति और कर्मचारियों के प्रति जो दायित्व है, हमने उसी का निर्वहन किया है। तो चले, कांग्रेस का कहना है कि हमारी जो ड्यूटी थी वो फर्ज निभाया है जो हमने वादा किया था कर्मचारियों के साथ में। गर्ग साहब, इसे एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है कि कर्मचारियों को साधने की कोशिश की जा रही है और एक बड़ा पासा फेंका है अशोक गहलोत ने, जिसमें काफी हद तक सफल हो सकते हैं, ये लोगों का कहना है। देखिए, कांग्रेस ने 4 बजट पेश किए, 3 बजट पहले भी पेश किए थे, लेकिन जो भी बजट पेश करते हैं, जो उसके कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट पे ये सरकार कभी फुलफिल नहीं हुई है। अब इन्होंने ये पेंशन स्कीम का जो 2004 के पहले की जो है उसको बहाली के लिए कहा, तो इसका जो बेनिफिट है वो 2030 में मिलेगा। तो आप ये देखो कि प्रेजेंट टाइम में इससे किसी कर्मचारी को बेनिफिट नहीं मिलेगा, 2030 में बेनिफिट मिलेगा। अब 2030 में किसकी सरकार होती है, क्या होती है, वो देखने वाली बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने ये चौथा बजट किया, 3 बजट के अंदर भी इन्होंने कई घोषणाएं की है, लेकिन वो घोषणाएं कभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। उसके मैं छोटे छोटे उदाहरण दे देता हूं। आज चिरंजीवी योजना जो है, इन्होंने अभी भी चिरंजीवी योजना को 5 लाख से 10 लाख कर दी, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि वो चिरंजीवी योजना राजस्थान के जितने भी बड़े प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है उसमें वो योजना लागू नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि चिरंजीवी योजना लागू नहीं है। बिजली के अंदर इन्होंने 50 यूनिट तक, जबकि जनरली आज आम आदमियों के पास में जो यूनिट आती है वो 100 यूनिट से ऊपर आती है, 300 से ऊपर आती है, लेकिन जो 100 यूनिट से नीचे का है उन्हीं को बेनिफिट दिएगा। देना तो एक जनरल एक दे देते कि भाई इतने आदमियों को है। आज की तारीख में बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, पानी आज सबसे ज्यादा महंगा है, पेट्रोल डीजल आज राजस्थान में सबसे महंगा है। कर्मचारी पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए ये वह स्कीम है जो 2004 के बाद के कर्मचारियों को जिनको ज्वाइन करना था उन लोगों पे राइडर की तरह बनी हुई थी, और वहीं से ये बहाली है जिनका ये मान के चल रहे हैं कि रिटायरमेंट 2030 में होगा। ये उस वर्ग के लिए लगभग ये ऐसी कैटेगरी में 3 लाख कर्मचारी हैं जिनको ये सीधा बेनिफिट मिलेगा। तो राजेंद्र जी, चाहे सुरेश गर्ग साहब हो, चाहे गुलाबचंद कटारिया जी हो या वसुंधरा राजे हो, तमाम कह रहे हैं कि ये पूरा होना नहीं है और अनाउंस करने में क्या फर्क पड़ रहा है। पुराने वादे हैं, वो गहलोत साहब को उनका बताना चाहिए हिसाब किताब। ये बीजेपी का आरोप है। ये
सब देखो, आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते हैं तो मेरे ख्याल से इनको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2004 में जब इन्होंने नई पेंशन नीति लागू की थी, एनपीएस जो लागू किया था, तो 2004 में क्या इनको जो 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारी थे, क्या सरकार 5 साल के लिए चुन के आती है? क्या वो 5 साल में ही रिटायर होने वाले थे कि भाई उनका आर्थिक भार नहीं पड़े? तो यहाँ ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि जो आदमी जिस वक्त नियुक्त होगा तो वो 30 या 35 साल की सेवा प्राप्त करने के बाद ही सेवानिवृत्ति को लेगा। तो यहाँ निश्चित मानिए कि सरकार के ऊपर जो भार पड़ेगा, और सरकार निश्चित रूप से उनके रूप में सरकार है जो उनके वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध करा के ये उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए अगर पेंशन की स्कीम लेकर आई, तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि इनको स्वागत करने में क्या दिक्कत हो रही है। इनको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो गलती इन्होंने की हमने उस गलती को सुधारा है, और उस सुधारने के बाद में जो भी 30 साल बाद या 35 साल बाद जो भी रिटायर होंगे तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। और उसमें ये थोड़ी देखा जाएगा कि इसने किसको वोट दिया उसको नहीं दिया। कर्मचारी है, कर्मचारी सभी का, और पूरे देश के अंदर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला किया, उस फैसले का पूरे देश के अंदर प्रत्येक राज्य में आपने नोटिस किया होगा कि कई राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ने फोन करके राजस्थान सरकार के अधिकारियों से और बात करने की कोशिश की कि भाई आपने ये इतना बड़ा फैसला। मैं फिर बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क स्वास्थ्य जांचें शुरू करी थी, तो आपको पता होगा इंग्लैंड जैसे देश में, ब्रिटेन के अंदर इस बात को कि भारत जो इतना विशाल देश है, इतनी भौगोलिक विषमता है, वहां पर निःशुल्क पेंशन और निःशुल्क दवा और निःशुल्क मतलब जांचें शुरू हो सकती है। तो पूरे दुनिया के अंदर इस बात की तारीफ हुई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने उसकी तारीफ की, दूसरे देशों ने अनुसरण किया, दूसरे प्रदेशों ने अनुसरण किया, और आज भी वही इतिहास दोहराने की वक्त आ गया कि जब हमारी नई पेंशन मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाली को दूसरे राज्य भी उस तरफ देख रहे हैं, और कई जगहों से इस बारे में जांच की जा रही है कि कैसे कैसे शुरू किया जाए। तो निश्चित रूप से पूरे देश के लिए एक ये बहुत ही बड़ा फैसला है, और आप इसको चाहे मास्टर स्ट्रोक कहें चाहे, लेकिन हम इसको कर्मचारियों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला मानते हैं, क्योंकि कर्मचारी इस देश के उत्पादकता में कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे उनका प्रशासनिक कौशल की बात हो, चाहे उनकी योग्यता की बात हो। तो जब उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी तो निश्चित रूप से वो बेहतर तरीके से अपने योगदान को सरकार के अंदर दे पाएंगे। जी देखिए, 2003 में यूं अगर कहें तो ये भी माना जा सकता है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार के पीता है। जी 2003 में अशोक गहलोत साहब की सरकार जब गई थी, वसुंधरा राजे ने पहली बार सरकार बनाई थी, उस वक्त ये माना जा रहा है कि कर्मचारियों का बहुत बड़ा रोल रहा था अशोक गहलोत साहब की उस वक्त की विदाई में, क्योंकि कर्मचारी आंदोलन चले थे और लंबे समय तक चले थे। मुझे लगता है कि कर्मचारियों की उन तमाम बातों को बहुत नजदीक से देखते हैं, और गहलोत साहब उन चैंपियन पॉलिटिशियंस में हैं जो हर चीज को बड़ी बारीकी से लेते हैं, वो कि उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं, क्या जिसे हम कहते हैं लेसन, और सीखना चाहिए हर व्यक्ति को हर घटना से, हो चाहे खुशी हो या गम हो। निश्चित रूप से योगेंद्र जी, अक्सर माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का जिक्र भी करते हैं, और मैं इसलिए इस बात का कहूंगा कि जो आदमी संवेदनशील होगा ना, वो जो पूर्व की जो बातें होती हैं उनको सीखता है, और उनकी संवेदना होगी तभी वो उन बातों पर वापस से चिंतन भी करते हैं और मनन भी करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के हितों में जो ये फैसला किया है, उसकी पूरे देश के अंदर आज माननीय मुख्यमंत्री की पूरे देश में जय जयकार हो रही है कि कर्मचारी हित में। आपने देखा होगा दिवाली, होली से पहले लोगों ने होली मना ली है कर्मचारियों ने, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे हित में एक बहुत बड़ा फैसला है, और ये एक अपने आप में इतिहास है, और ये जो राजस्थान के अंदर जो इतिहास लिखा गया उसकी पूरे देश के अंदर अनुसरण होगा। गर्ग साहब, सुना आपने, आप कह रहे हैं कि वादे पूरे नहीं होंगे, दूसरे प्रदेशों के सेक्रेटरीज पूछ रहे हैं कि ये आप लोगों ने कैसे किया, मॉडल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हाँ यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी किसी भी प्रदेश का सेक्रेटरी हो, ठीक है, लेकिन आप हकीकत देखिए ना। ठीक है, आपने 2004 के बाद में क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी क्या? अभी इन्होंने किया, लेकिन आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, आप आज राजस्थान सरकार के ऊपर किसी तरीके का आर्थिक बोझ इसके ऊपर नहीं आएगा। आप 2030 के पहले किसी आदमी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जहां तक वादे की बात है, आज तक इन्होंने ये बोल रहे हैं कि साहब निःशुल्क दवाएं, निःशुल्क जांचें, कहां पे जांचें हो रही है, कहां पे इनको चिरंजीवी योजनाओं का फायदा हो रहा है, वो बताए ना। अब आज राजस्थान के अंदर ये है कि जितने भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स है जिनको इन्होंने एफिलिएटेड किया हुआ है, जो पंजीकृत है उसके अंदर चिरंजीवी योजना में, लेकिन वो एफिडेविट लिखवाते हैं कि आप अगर चिरंजीवी योजना का फायदा उठाओगे तो चीज है। मैं यही इसी बात के कह रहा हूं। तो जो पेंशन का काउंटर, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योजना है, सफल योजना है। आप बताइए राजस्थान के अंदर कौन से हॉस्पिटल के अंदर आपकी चिरंजीवी
योजना सक्सेसफुल है। कोई से भी राजस्थान के अंदर या जयपुर के अंदर जो भी बढ़िया हॉस्पिटल है उसके अंदर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चिरंजीवी योजना लागू नहीं है। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि इन्होंने किसानों की कर्जा माफी की बात की थी, क्या किसानों का कर्जा आज ये बजट आया है, चौथा बजट आया, चौथा बजट के अंदर भी किसानों की कर्जा माफी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि किसानों की कर्जा माफी किस तरह से करेंगे। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, उनकी जमीनें नीलाम हो रही है, लेकिन इन्होंने इस बजट के अंदर किसानों की कर्जा माफी के अंदर कुछ भी नहीं दिया। ये रिप्स की बात करते हैं कि इंटरेस्ट सब्सिडी हम देंगे, 150 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया, जबकि 2,500 करोड़ की एप्लीकेशन लगी हुई है। आप बताइए कि 150 करोड़ के में 2,500 करोड़ को कैसे ये एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब है कि जो आदमी उसको दाम पहुंचाएगा, वहां पे जो रिश्वत का पैसा देगा उस आदमी को ये बेनिफिट दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के अंदर ये लिप्त है। आज कोई सा भी मुद्दा देखिए जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं होगा। आपकी बात मैं ये जानना चाहूंगा सर कि अभी बात हो रही है पेंशन योजना, कर्मचारियों को मिलने वाले बेनिफिट की, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि कर्मचारी नाराज ना रहें। एक बड़ा कारण माना जाता है कि यह वह तबका है जो जनता से सीधा एक सर्विस डिलीवरी के रूप में अगर हम देखें तो सीधा जुड़ा उन्हीं के साथ में होता है। हालांकि मैं इस परंपरा को खारिज करना चाहूंगा कि कर्मचारी कर्मचारी होता है, वो जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से अपने भत्ते, पेंशन, तनख्वाह लेता है, उसे पार्टी नहीं बनना चाहिए। आप मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, आपका मत है, आप किसी को दें, लेकिन एक पार्टी के रूप में काम नहीं करना चाहिए जो राजनीतिक दलों की धारणा बनी हुई है। तो अगर इस बेस को आधार बनाया जाता है, लेकिन अगर उनका हक है तो मुझे लगता है कि गहलोत ने बिल्कुल सही किया है। देखिए, मैं योगेंद्र जी फिर भी यही कहना चाह रहा हूं कि ठीक है उन्होंने लागू किया, लेकिन मैं उस बात को कह रहा हूं कि उन्होंने निश्चित रूप से इसको लागू किया, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसका बेनिफिट कब मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि कर्मचारी भी वो जानते हैं कि इसका बेनिफिट हमको 2030 में मिलेगा, क्योंकि 2004 के बाद में जो भी रिटायर होगा वो 2030 में होगा। तो भैया इससे कुछ नहीं, आप इसकी जगह आप किसानों के कर्जा माफ करते, बिजली के अंदर बिजली माफी की बात करते, दिन में किसानों को बिजली देते, आज 15 जिलों में दे रहे हो तो सभी जिलों के अंदर बिजली का कनेक्शन का किसानों का जो कनेक्शन है वो पूरे दीजिए। 2 साल की पेंडेंसी क्यों खत्म कर रहे हैं आप? गर्ग साहब, पेंशन का लाभ 2030 में मिल सकता है, लेकिन आप ये देखिए कि जो वेतन कटौती का लाभ है सीधा मिलेगा, मानदेय में जो 20% बढ़ाया गया है वो सीधा मिलेगा। उसके अलावा जो निगम बोर्ड्स में 7th पे कमीशन का फायदा जो मिलेगा वो तो सीधा मिलेगा, उसका 2030 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो पेंशन के तहत मैं बात कर रहा हूं, यहां बात हो रही है कर्मचारियों को साधने की, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक, हालांकि राजेंद्र जी कह रहे हैं कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, उनका हक था और हम लोगों ने दिया, वो इसको हम मास्टर स्ट्रोक की तरह नहीं मान के चलते, हमारा कर्तव्य था जो उनके हित में हमने काम किया है। देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि बजट आया है, पिछले 3-4 सालों का बजट उठा के देख लीजिए, ये क्या बोलते हैं और होता क्या है। तो इन्होंने अभी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप ये देखो, इन्होंने बजट में पिछली बार कहा था कि हमारे को 23,000 करोड़ का घाटा होगा। 2020-21 की बजट की बात कर रहा हूं, इन्होंने 23,000 करोड़ का घाटे के लिए बताया था, जबकि एक्चुअल में घाटा हुआ 47,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ। फिर इन्होंने 21-22 का बजट दिया था, उसमें वही 23,500 करोड़ के घाटे की बात करी थी, और अभी संशोधित बजट आया उसमें 36,000 करोड़ का बता रहे। फिर इन्होंने अभी करंट का जो 22-23 का बजट दिया उसके अंदर वही 23,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा बताया है। लेकिन जब पिछले 3 सालों का ट्रेंड बता रहा है कि इनका घाटा, राजस्व घाटा 35,000-47,000 करोड़ का हो रहा है, तो ये 23,000 करोड़ रुपए का क्यों अभी भी वापस वही झूठ बोल रहे हैं? निश्चित रूप से ये 40,000 करोड़ रुपए का, क्योंकि इनकी रेवेन्यू जो आती है, जो राजस्व इनकम है, वो राजस्व इनकम इनकी है ही नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं है, कलेक्शन नहीं है। आप बढ़ चढ़ा के अगर मान लो 1 रुपए की चीज को 10% बढ़ा के कर दो, लेकिन नहीं होता इसका राजस्व इनकम। आपको लगता है सरकार गुमराह कर रही है? निश्चित रूप से गुमराह कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है, निश्चित रूप से गुमराह कर रही है जनता को। जवाब देंगे राजेंद्र जी, सरकार गुमराह कर रही है, आप इसे मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखते हैं, लेकिन गर्ग साहब का साफ कहना है कि जनता इसका जवाब देगी, उनके साथ बहुत बड़ी ठगी हो रही है। योगेंद्र जी, मुझे ये समझ में नहीं आता है, अपन बजट घोषणाओं की बात कर रहे हैं लगातार। आपको मैं बता दूं, पिछला जो 21-22 का बजट था उसके अंदर 85% जो घोषणाएं थी उनको लागू किया गया है, और इस वाले बजट में भी हम मतलब 95 से 100% वादे पूरे करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने जो जो चीजें कही, मैं उनका, क्योंकि आज की बहस हमारी इस पे है, तो आपने जैसा कि बिल्कुल कहा कि जो आपके 7th पे कमीशन का बोर्ड निगमों के जो कर्मचारी उनको दिया जाएगा, इसमें उनकी बहुत पुराने समय से मांग लंबी थी, और नवंबर 2017 के बाद में जो ग्रेड पे का जो बेनिफिट कर्मचारियों से छीन लिया गया था, उसको हमने देने की कोशिश की। तो ये भी उनकी लंबित मांग थी, चाहे संविदा कर्मचारियों का 20% मानदेय बढ़ाने की बात, तो ये तमाम तरीके के फैसले थे। और इसमें आप
आपके पास में आलोचना करने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैंने इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बजट की आलोचना करने के लिए उनका पास नहीं, तो वो हताशा के अंदर या बौखलाहट के अंदर जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो ये तमाम तरीके की बातें जो बौखलाहट में निकल रही है। लेकिन अगर तुलना करनी है आपको, तो मैं आपको कहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो भी घोषणाएं की, उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाया है। चाहे किसानों के कर्ज माफी की बात हो, तो 48 घंटे के अंदर 21 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए। इन्होंने जो भी वादे किए, आज तक इनके वादे कोई पूरे नहीं हुए। चाहे केंद्र की इनकी सरकार हो, कोई वादा इन्होंने निभाया नहीं। राजस्थान सरकार जब वादे पूरे करती है और अपने बजट घोषणा को या अपना जो चुनाव घोषणा पत्र है उसको एक नीतिगत दस्तावेज के रूप में उसका रिलीजियसली उसको फॉलो करती है, तो इनको बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन क्योंकि इनका कोई आज तक इन्होंने वादा कभी कोई ना तो वादा निभाया, क्योंकि पूर्व में जितने भी वादे थे, देखिए कर्मचारी वर्ग इस देश का बहुत बड़ा वर्ग है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से कर्मचारी हो या कृषि क्षेत्र हो, जिन्होंने इस देश को उबारा है, पूरा मार्केट के अंदर जो हमारा आर्थिक तंत्र जो घूम रहा है, इन्होंने तो बेरोजगारी बढ़ाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। इन्होंने मतलब आर्थिक हमारा जो पूरा का पूरा हमारा मध्यम वर्ग है, जो यूपीए के शासन में 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर उठकर और इसके अंदर मतलब मध्यम वर्ग में आए। इनके इसी काल के अंदर 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा नीचे लगे, 84% लोगों की आय घट गई। अरे भाई, आप क्या कर रहे हो? आप पूरे देश के अंदर लोगों को गुमराह करने की बात आप किसमें? हम यहाँ वादों पे बात करते हैं और ये धर्म की बात करते हैं, या कभी पाकिस्तान करते हैं, कभी कुछ कहते हैं। आज प्रधानमंत्री बनारस के अंदर जाके कहते हैं कि मैं यहाँ पर ही रहूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अरे भाई, जिस वक्त लेकिन राजेंद्र जी सुनिए, राजेंद्र जी सुनिए, राजस्थान में पता नहीं अभी इसका कितना असर होगा। नहीं, राजस्थान में पूरे देश के अंदर होगा। और लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए आप बजट को लेकर के जाएंगे जनता के बीच में, निश्चित रूप से आप लोगों ने किया है तो आप जाओगे, लेकिन बीजेपी भी पूरी तरह से अपने एजेंडे को साधने की कोशिश करेगी। उसमें सबसे बड़ी बात होगी आपके किसान कर्ज माफी की। आपने सहकारिता नहीं 21 लाख किसानों के कर्जे माफ। इनका साफ कहना है कि नेशनलाइज बैंक जब आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे तो आपने घोषणा क्यों की? मैं इसका जवाब देता हूं। आपको याद है 2018 से पहले जब चुनाव हुए थे, वसुंधरा जी ने 50,000 तक के किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा करी थी ना। उस घोषणा के तहत सिर्फ उन्होंने, जो कि टोटल 8,000 करोड़ का प्रावधान था, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ 1,000 करोड़ दिया और वो सरकार चली गई। अब मुझे एक बात बताइए, वसुंधरा जी का वादा था, हमने निभाया, 7,000 करोड़ रुपए हमने चुकाया, राजस्थान की सरकार ने चुकाया, ऋण माफी के पत्र उनको जारी किए। तो आज ये कहना कि नहीं साहब उनका वादा था, हम क्यों नहीं पूरा करेंगे? हम किसानों के साथ है, वादा कोई भी करे, लेकिन किसान बीजेपी को भी वोट देता, किसान कांग्रेस को भी वोट देता। यहाँ पे ये कहना कि नहीं साहब कांग्रेस ने वादा करोड़ चले, आपने एक्स्ट्रा दिया, तो आप देखिए, लेकिन इन लोगों का तो साफ कहना है कि नेशनलाइज नहीं, नेशनलाइज का क्या होगा? मेरी बात तो सुनिए ना, नेशनलाइज बैंक हमने उस वक्त किया, हमने कहा कि 2024 के अंदर मतलब लोकसभा के भी चुनाव थे, हमारे को उम्मीद थी कि 2024 के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो हम नेशनलाइज बैंकों में भी कर्जे माफ करते। और हमने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, रिजर्व बैंक को और नेशनल बैंकों को चिट्ठी लिख के कहा कि हम वन टाइम सेटलमेंट के तहत 10% किसानों का बकाया चुकाने के लिए तैयार है, आप इनको ऋण मुक्ति के प्रमाण पत्र दीजिए। लेकिन आज दिन तक उस बात का जवाब नहीं आया। फिर इसके साथ में देखिए दोनों बातें इसमें नहीं लगता है कि सरकार के पार्ट पे भी डिले हो गई। नहीं, सरकार के पार्ट पे केंद्र सरकार किसानों के हित में कोई फैसला लेना ही नहीं चाहती, क्योंकि 13 महीने तक किसान 750 किसानों की शहादत हुई, उनकी मौत हो गई और उनके ऊपर न तो लोकसभा में न राज्यसभा के अंदर किसी भी तरीके का शोक अभिव्यक्ति नहीं हुई। एक प्रधानमंत्री की आंख से एक आंसू तक नहीं गिरा। 750 किसानों की शहादत हुई, उनके ऊपर जो मुकदमे थे वो वापस नहीं लिए गए, ना उनको मुआवजा दिया गया। तो आज ये किस बात की बात कर रहे हैं? चलिए तो किसानों के लिए आप सोचिए तो। राजेंद्र जी मैं लौट रहा हूँ, राजेंद्र जी मैं लौट रहा हूँ, तक नहीं करने दे रहे किसान। राजेंद्र जी मैं लौट रहा हूँ। गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कर्मचारी नेता हैं। गजेंद्र जी, पेंशन योजना हो चाहे कटौती जो स्कीम लागू की गई थी उसे वापस से इसे वेतन कटौती और पुरानी पेंशन स्कीम 2004 के कर्मचारियों को जो दी गई है और संविदा कर्मचारियों का 20% इजाफा किया उनके वेतन में। यह कहा जा रहा है कि गहलोत सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है। इसे मास्टर स्ट्रोक की तरह कहें या सरकार की ड्यूटी और आप लोगों की डिमांड थी? निश्चित तौर पे जो एनपीएस है और एनपीएस को ओपीएस में बदलना ये तो एक ऐतिहासिक फैसला है। हिंदुस्तान में
पहला स्टेट है ये जिसमें नई पेंशन योजना लागू करने के बाद में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई, क्योंकि राजस्थान हिंदुस्तान में एक ही स्टेट ऐसा है पश्चिम बंगाल जिसमें ओल्ड पेंशन योजना ही लागू थी, वहां कोई न्यू पेंशन योजना लागू नहीं की गई थी। हिंदुस्तान के सभी स्टेट्स में न्यू पेंशन योजना लागू कर दी गई थी। राजस्थान एक ऐसा देश है स्टेट है जिसमें न्यू पेंशन योजना का ये ऐतिहासिक कदम उठाया। अब ये कदम मैं समझता हूँ सभी सरकारों को सोचने पे मजबूर करेगा और हिंदुस्तान की सरकार को भी इसको सोचने पे मजबूर करेगा। रही बात ये वेतन कटौती वाला 30/10/17 का आदेश है, 30/10/17 का आदेश है, इसमें एसीपी जरूर दिए, परंतु जो हम लोग मांग रहे थे 9,840 जो गहलोत साहब ने 2013 में दिया था और पिछली सरकार ने 8,080 कर दिया था, तो ये जो है ये एक बड़ा मुद्दा है। और अभी भी 2 दिन से जब से ये जो कटौती बंद करने की बात कह रहे हैं, तो ये पुरानी एसीपी में अभी इसमें कई खामियां हैं। हम आज भी फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलके आए, उन्होंने भी हमें बताया कि 1,000 करोड़ रखा है, तो हमने कहा किसके लिए रखा है, तो इसमें अभी तक ये तय नहीं है। और नए जो कर्मचारी अपॉइंटी है जो 2006 के बाद या 12-11 के बाद है, उन लोगों को इसमें कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए 2013 में जो ग्रेड पे 1900 से 2400 दिया था, जिसमें हमें दिया था 2400 की ग्रेड पे का मतलब है 4000 की बेसिक पे, और 4000 वाली पे 2400 करते हैं तो 9,840 होता है। अब चूंकि इन्होंने ये बहाना किया था कि ग्रेड पे चेंज नहीं किए, पे बैंड चेंज नहीं किया, ग्रेड पे ही चेंज किए, तो ऐसा कभी होता है कि ग्रेड पे चेंज कर दिए, पे बैंड चेंज नहीं किया, क्योंकि 2400 की ग्रेड पे है वो 4000 से करते हैं तो 9,840 होते हैं। 9,000 जैसे 4000 मल्टीप्लाई 1.86 जो छठा वेतन आयोग था प्लस 2400 तब होता है 9,840। ये इसी से फिटमेंट जो हमारा फिक्सेशन हुआ था वो इसी से हुआ था 2013 जुलाई में। उसके बाद में इन्होंने कहा ये विसंगति है, ये हमने पे बैंड चेंज नहीं किया था, ग्रेड पे चेंज की थी, इसके आधार पे इन्होंने 9,840 की जगह 8,080 कर दिया था। जबकि 7वां वेतन आयोग जब लागू होता है 9,840 अगर 2400 वाले देते हैं तो 25,500 की ग्रेड होती है, और इन्होंने जब 8,080 से किया गया तब ये ग्रेड आके 20,800 पे कर दी लेवल 5। तो हमारी मांग ये थी, कुछ मंत्रालय कर्मचारियों अन्य लोगों ने 3600 किया था। हम राजस्थान में पूरे स्टेट में घूमे, उनको हमने समझाया कि 3600 ग्रेड पे कोई भी सरकार दे नहीं सकती किसी भी सूरत में। तो अभी से आपने इसे 2 बात बता रहे हैं आप, ऐतिहासिक फैसला भी बता रहे हैं और खामी भी बता रहे हैं। न्यू पेंशन योजना ऐतिहासिक फैसला है, और जो ये कटौती का मुद्दा है ये दूसरी चीजें हैं। हाँ। ये हमारा एक ज्वलंत मुद्दा भी था, और इसमें जो हम कह रहे हैं 9,840 मल्टीप्लाई करके करते हैं तो 25,500 होता है, 25,300 होता है, ग्रेड होती है 25,500, तो लेवल 5 में रख दिया 20,800 में। हम मांग करते आ रहे हैं कि 25,800 दिया जाए, हमें 3600 की जरूरत नहीं है, हम तो कह रहे हैं 2400 की ग्रेड पे ही पूरी दे दी जाए। और अगर ये ग्रेड पे 2400 की 25,500 कर दी जाती है तो इससे करीबन 17 कैडरों को फायदा होता है, क्योंकि 1900 से 2400 किया था तो 17 कैडरों को फायदा हुआ था। और यही स्थिति आज भी है। 1900 2000 2100 कर दिया था, इनको मिला के 2400 किया था, और अब चूंकि लेवल 5, 6, 7 कर दिया था। हाँ, ये इसमें एक चीज ठीक है कि 9 साल के बाद में इन्होंने जो 7वां वेतन आयोग लागू किया था, इसमें ऐसे क्वारी छोड़ी हुई है कि आप चाहे 9 साल बाद में हो तो वहीं पहुंचोगे। अभी जब हम 8,080 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 साल बाद में जो लेवल 5 से ऐड दे रहे हैं, इसमें 100 रुपए का नुकसान है कर्मचारी को, फायदा नहीं हो रहा है। 9 साल बाद में बेसिक में 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। चलिए गजेंद्र जी, समय कम है लेकिन ये आंकड़ों का मायाजाल भी है, बहुत सारे लोग इस गणित को समझने की काफी एक्सरसाइज भी करेंगे। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ ऐतिहासिक फैसला है मुख्यमंत्री का, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए वापस से बहाल जो किया है उसको लेकर के, जो लंबे समय से इनकी डिमांड थी। वेतन कटौती में कुछ एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होगी, 20% इजाफा किया है वेतन में संविदा कर्मियों के, उसको भी काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है। खैर आने वाला वक्त तय करेगा कि ये सब चीजें कर्मचारी किस तरह से देख पाते हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का साफ कहना है कि कर्मचारियों को उनका हक दिया है, सरकार की ड्यूटी थी, और इसको हम किसी मास्टर स्ट्रोक की तरह नहीं देखते हैं। बीजेपी कहती है कि घोषणाओं से क्या होता है, जब कर्मचारी को मिलेगा तब इसका पता चल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।